हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। सो गाइस, आज सभी लोगों के लिए एक मैं नया सेशन लेके आया हूं एमटीएस का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी मैंने कुछ 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं और ये 4th सेशन है। 3 वीडियो पहले से बन चुकी हैं, ठीक है। इसमें टॉप 5 क्वेश्चंस हैं हर किसी सब्जेक्ट के, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर की। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया दोस्तों, अब देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं और कितने नहीं, ठीक है। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन पता है और इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है कितनी चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के टॉप 5, जियो के, पॉलिटिकल साइंस के, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि पहला ही टॉपिक है कौन सा, हिस्ट्री से, ठीक है। तो इतिहास के जो सबसे टॉप 5 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी किसके साथ आया था, आप सबसे पहले अल बरूनी के बारे में देख लेते हैं। अल बरूनी कौन था। अल बरूनी मोहम्मद गजनी का समकालीन था, यानी कि उसका दरबारी कवि भी बोल सकते हैं, या उसके साथ वो भारत आया था, ठीक है। अब अल बरूनी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अल बरूनी से क्या क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अल बरूनी की एक फेमस बुक है, उसके बारे में पूछता है कि अल बरूनी द्वारा लिखी गई फेमस किताब का नाम बताएं, ठीक है। तो किताब उल हिंद, ठीक है। और यदि पूछ लेगा इसका सेकंड नेम क्या, किताब उल हिंद किताब का, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तारिक उल हिंद। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब महमूद गजनी लिखा है, ठीक है। महमूद गजनी भी बोल सकते हैं आप, या गजनवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं इसने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया है। तो 17 टाइम्स आक्रमण किया है, ठीक है। और पूछता है कि महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था, ठीक है। तो 1025 में इसने कहाँ पे आक्रमण किया था, सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। यानी कि सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया था। अब सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए, ठीक है। और पूछता है महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण कौन सा था भारत में, तो 1027 में था, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो किसने लिखा था, चंद्रबरदाई, ठीक है। तो किसने लिखा था, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखा था, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा बाण भट्ट जी ने क्या लिखा था, ठीक है। तो बाण भट्ट जी ने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से जयदेव ने क्या लिखा था, गीत गोविंद लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि क्या क्या किस किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अजंता केव्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, यानी कि पूछ रहा अजंता की जो गुफाएं वो किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी। तो कब की गई थी, उस समय कौन सा अंपायर चल रहा था, गुप्त अंपायर, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा गुप्त अंपायर का फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, श्रीगुप्त, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा गुप्त अंपायर का ऐसा कौन सा रूलर था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। किस गुप्त राजा को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो कविराज के नाम से किसको जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। और समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और गुप्त अंपायर किस लिए फेमस है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य जो है वो किस लिए फेमस था,
गुप्त अंपायर को या उसके युग को क्या कहा जाता था? कला का स्वर्ण युग। ठीक है, यानी कि गोल्डन एरा ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये इसलिए फेमस था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? लाहौर के स्थान पर किसने बनाया था? आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में क्या किया था? अपनी कैपिटल बनाई थी। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ था, ऐबक ने जो गुलाम डायनेस्टी जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी या इलबरी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा होता है? मामलुक, मामलुक डायनेस्टी, 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, या स्लेव डायनेस्टी भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। लेकिन उसके बाद जब इल्तुतमिश आया तो उसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की, कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासन या शासक था जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश। तो और इल्तुतमिश कौन है? आप सभी जानते हैं, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब ज्योग्राफी का देखते हैं दोस्तों, क्या है ज्योग्राफी में। नील नदी किस सागर में गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है लाल सागर, ठीक है, यानी कि रेड सी, और मेडिटेरियन सी जिसे आप बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन जोड़ती है? सुएज नहर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, यानी कि इन दो सागरों के बीच में डिवाइड करती है सुएज नहर इन दोनों को। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के किस राज्य में कंचनजंगा चोटी स्थित है? तो भारत के किस राज्य में कंचनजंगा चोटी? सिक्किम में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, सिक्किम में। ठीक है, अब कंचनजंगा की आपको लंबाई भी पता होनी चाहिए, कितनी है इसकी लंबाई? 8,586, ठीक है, मीटर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और आपसे पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है? सुबनसिरी, मानस, ठीक है, और लोहित, ठीक है, सुवर्ण रेखा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नर्मदा नदी का स्रोत डैश है, यानी कि ओरिजिन पूछ रहा है, वो कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है आप सभी जानते हैं, अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ लिखा है सी ऑप्शन, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स किसे कहा जाता है? यानी कि सह्याद्री को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स। तो इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, तो इसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से कौन सा घाट जाना जाता है? पश्चिमी या पूर्वी? आपको कमेंट करके बताना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का भी कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक।
ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब पॉलिटिकल साइंस आ गया। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर देखेंगे कि क्या क्या कुछ खास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि पूछ रहा है ऐसा कौन सा आर्टिकल है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन, यानी कि पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा करता है? 57 करता है। आप सभी जानते हैं 52 के अंदर क्या है, भारत का क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और 54 के अंदर क्या है, उसके क्या बताए गए हैं, इलेक्शन की पद्धति बताई गई है। ये आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। 59 के अंदर क्या है और 60 के अंदर क्या है? 60 के अंदर क्या है, ओथ है, जिसे आप शपथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और आर्टिकल 61 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है, महाभियोग की या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। किसके लिए? यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो आपको 14 दिन पहले रिटर्न में उन्हें सूचित करना होगा। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो किसको नहीं लौटा सकता दोस्तों? आप सभी जानते हैं मनी बिल को नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी। कब लगी थी? 25 जून यानी कि 25 जून 1975 को क्या किया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। और उस समय क्या हो गया था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था हमारा देश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस पे कर सकता है? बेसिकली राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट पे कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब स्टैटिक जीके के देखते हैं टॉप 5, ठीक है। अभी तक हमने किस किस के कवर किए हैं, हिस्ट्री के कवर किए हैं, ज्योग्राफी के किए हैं और पॉलिटिकल साइंस के किए। अब स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दोस्तों, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? आप सभी जानते हैं राजीव गांधी जी का, ठीक है। इंदिरा गांधी का पूछ लेगा आपसे, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का पूछ लेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए, किस नाम से होता है, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इनका किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का किसान घाट, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं इसको। और महात्मा गांधी जी का आप सभी को पता ही है, राजघाट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा था? मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है दोस्तों? खूफू पिरामिड। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, ठीक है। यहाँ मैंने को और दिखा रहा है, आप एक बार सी ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य में फूलदेई त्योहार बनाया जाता है? फूलदेई त्योहार बेसिकली कहाँ बनाया जाता है? उत्तराखंड में। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार किस लिए प्रसिद्ध है? फूलों की घाटी, यानी कि यहाँ पे फूलों से त्योहार मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है, एक दूसरे घर जाके फूल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा हरेला पर्व, हरेला पर्व भी कहाँ से रिलेट करता है? उत्तराखंड से। तो इतना आप याद रखें। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं भारत के अंदर कितने सूर्य मंदिर है? तो 3 सूर्य मंदिर है, ठीक है।
ये आप सभी को पता होना चाहिए। 3 सूर्य मंदिर है, ठीक है। एक तो ये हो ही गया है जो कि उड़ीसा में कोणार्क में स्थित है। दूसरा कौन सा है? मोढेरा सूर्य टेम्पल। तो ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात स्टेट में पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक और है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उस नंबर टेम्पल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आपको बताना है बेसिकली उसका नाम क्या है, उस टेम्पल का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा किसकी है? महाराष्ट्र की, ठीक है। गुजरात की आप सभी जानते हैं, गरबा हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान की क्या हो जाएगी? मुंडेरा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। अब से आपसे पूछ लेगा अर्पण, ठीक है, या अल्पना किसकी है? तो अल्पना किसकी होती है? वेस्ट बंगाल की होती है। अर्पण किसकी होती है? बिहार की होती है। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए हमारे? हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके। अब लास्ट क्या रहेगा? करंट अफेयर्स। तो इसका देख लेते हैं क्या है इसमें आज। हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल कब बनाया जाता है दोस्तों? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को क्या बनाया जाता है? मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे बनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं 1 मई को ही क्या होता है? गुजरात और महाराष्ट्र दिवस यानी कि स्थापना दिवस, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन अवार्ड 2024 के लिए निम्न में से किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? बेसिकली आलोक शुक्ला जी को चुना गया है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रेलवे मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं रेलवे जोन कितने हैं? टोटल 18 है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लेगा दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे जोन कौन सा है? तो चेन्नई है, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा उत्तर रेलवे कौन सा है? तो दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली बोल सकते हैं आप, ठीक है। वेस्ट रेलवे पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और ईस्ट रेलवे पूछ लेगा तो कैलकाटा यानी कि कलकत्ता, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेसिकली चाइना, रशिया, ईरान है, आप सभी जानते हैं। इन तीनों का आपने नाम भी सुना है। लेकिन बेलारूस जो है किसी भी एक्सरसाइज में शामिल नहीं है इस तरीके की। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा जो टारगेट दोस्तों 500 सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।